फ्रेंड्स, कंप्यूटर की पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूं मैं आप सभी लोगों के लिए। और अगर आपने हमारे कंप्यूटर प्लेलिस्ट के पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, जिसमें मैंने पिछले वीडियोस तक 80 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कवर कर दिए थे, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको आई बटन पर क्लिक करके अभी देखें। और उसके बाद 80 क्वेश्चंस के बाद 81वें क्वेश्चन से आप ये वाला वीडियो शुरू करें और सारे कंप्यूटर से रिलेटेड आप अपने नोट्स अपने कॉपी पर बनाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आपका एक लाइक मुझे करोड़ों खुशियां देता है और कई बार मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक करना वीडियो को न भूलें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन जो था पिछले वीडियो का, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये इसका सही आंसर अनुपम होगा। अनुपम ही एक सुपर कंप्यूटर की परियोजना है जिसमें भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा इसको निर्मित किया गया था। तो दोस्तों, उसी क्रम में जो 81वां क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति स्मृति अर्थात मेमोरी सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट बना होता है। दोस्तों, इसमें आपसे एक बाइट अर्थात मेमोरी यूनिट्स के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपने हमारा मेमोरी यूनिट्स का जो क्वेश्चन जो ये आया है, इसका अगर आपने वीडियो न देखा हो तो मैं इसको आई बटन पर लिंक कर रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको जाकर पहले देख लें। उसके बाद आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एक बाइट होता है ये 8 अंकों का होता है। 8 अंक का मतलब 8 तो ये सभी में है, इसमें है, पहले क्वेश्चन में भी 8 है और दूसरे क्वेश्चन में भी 8 है। और मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी स्टोरेज यूनिट्स होती हैं वो बाइनरी डिजिट्स होती हैं। बाइनरी अर्थात दो अर्थात 0 और 1। तो ये 2 प्रकार के डिजिट से मिलकर बनता है। तो इसीलिए जो 8 बिट से मिलाकर जो एक बाइट होती है तो वो 8 द्विआधारी अंकों की बनती है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये 8 द्विआधारी अंकों का अर्थात बाइनरी डिजिट्स जिसमें कि 8 बिट होती हैं, यानी कि 1 बाइट बराबर 1 बाइट बराबर होती है 8 बिट। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बिट छोटा होता है इसलिए हम उसको छोटे बी से लिखते हैं, बाइट बड़ा होता है इसलिए हम उसको बड़े बी से लिखते हैं। और जब भी आपके स्पीड जब कभी नेट में आप चेक करते हैं तो कभी कभी अगर लिखा होगा MBPS तो MBPS, तो जिसमें छोटा भी बना होगा तो उसका मतलब होगा मेगा बिट पर सेकेंड। और यदि उसमें लिखकर आता है मेगा बाइट MBPS तो मेगा बाइट पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 1 मेगा बाइट का डेटा ट्रांसफर। तो जब छोटा बी अगर लिखकर आता है तो उसमें बिट आप उसको पढ़ते हैं और बड़े बी को बाइट पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो लाइक करना है या अच्छा लग रहा है तो आप इसको अभी लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अभी इस वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, 81वां क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इसका आंसर होता है जब एक बाइट बना होता है, क्या किससे बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। द्विआधारी अंक क्या होते हैं? 0 और 1, जिसके 2 आधार होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 82 क्वेश्चन है, डेटा के प्रेषण की गति। डेटा के प्रेषण का मतलब होता है भेजना। ठीक है, सेंड। तो डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक अर्थात यूनिट कौन सी होती है? अब दोस्तों, 82वें क्वेश्चन का सीधा आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर सीधा होगा बिट पर सेकेंड। क्यों? डेटा को भेजा जाता है बिट के फॉर्म में। ठीक है, डेटा किस फॉर्म में होता है? टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। और टेक्स्ट की जितनी लेंथ होती है वही आपका बिट होता है। तो बिट किसकी यूनिट है? टेक्स्ट की लेंथ की यूनिट है। तो आप उसी लेंथ को भेजेंगे। ठीक है, और जब डेटा किसी चीज में स्टोर होता है तो उसकी यूनिट क्या होती है? बाइट होती है। तो ध्यान रखिएगा, बाइट जो होती है स्टोरेज की यूनिट होती है और बिट होती है टेक्स्ट की लेंथ की यूनिट होती है। तो डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए बिट पर सेकेंड में हम लोग यूज करते हैं, अर्थात इसको हम लिखेंगे BPS। ठीक है, BPS। अब इसकी जगह आप
केबीपीएस कर सकते हैं या एमबीपीएस कर सकते हैं या जीबीपीएस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों निकल कर आता है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर के आगे डैश लगा हुआ है, इससे आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर क्या है। 83rd क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 83rd, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। इसमें आपसे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। दोस्तों कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, आंकड़ों का भंडारण भी करते हैं, ठीक है, ये भी होता है। आंकड़ों का विश्लेषण भी कर सकता है कंप्यूटर, ये भी सही है। जो भी आपने डेटा किया है, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन, उसको प्रोसेस करने के लिए भी ये कैपेबल होता है, सक्षम होता है। तीसरा, पूर्ण गोपनीयता अर्थात पूरी तरह से सिक्योर्ड बनाए रखने में भी सक्षम है, जी हाँ है। कभी कभी वायरस द्वारा भी आक्रमण इस पर हो जाता है, जी हाँ इस पर भी दोस्तों हो जाता है। तो अब आप लोग देख रहे होंगे चारों ऑप्शन आपके पास टिक हो गए हैं। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या 1 और 2 ही केवल करेक्ट हैं, या 1, 2 और 3 ही करेक्ट हैं, या केवल 1 और 2 और 4 करेक्ट हैं, या सारे करेक्ट हैं, सभी चारों? तो दोस्तों हमारे पास सभी चारों करेक्ट हैं। इसलिए आप कंप्यूटर की ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और इन सभी प्रॉपर्टीज को एक साथ एग्जामिनर ने दिया है, तो आप इसको पूरे पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है फ्रेंड्स, कंपाइलर के ऊपर। कंपाइलर 84th क्वेश्चन है, कंपाइलर क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अंतरित करता है। मशीनी भाषा में लिखित कोई प्रोग्राम है कंपाइलर, या एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है। ठीक है, तो दोस्तों कंपाइलर का काम यही होता है कि वो जो भी उच्च स्तरीय भाषा आपके पास होगी उसको कंप्यूटर के समझने लायक बनाता है। कंप्यूटर के समझने लायक भाषा होती है मशीनी भाषा, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। तो कंपाइल करने का मतलब सब पूरा ढूंढ ढांड कर उसको अपने समझने लायक बना लेना। ठीक है, तो कितने भी लेवल की आपके पास लैंग्वेज हो उसको अपने हिसाब से कंपाइल करने का मतलब एक कंपाइलर का ही होता है। तो आप यहां पर ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, आशा है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को 100 तक क्वेश्चंस कराने वाला हूं, अर्थात 80 तक क्वेश्चन मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, और जो 80 के बाद अर्थात 81 से 100 तक मैं आपसे वीडियो कराने वाला हूं इसमें क्वेश्चंस में। तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे और कंप्यूटर पे जितने भी नोट्स आप बना सकते हैं आप जरूर बना कर रखिए, क्योंकि ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं आती, क्योंकि लिमिटेड कोर्स है और लिमिटेड कोर्स में भी अगर अच्छे से मार्क्स आप को स्कोर करने में प्रॉब्लम होगी तो शायद फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती। तो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि एक छोटी सी कॉपी पर आप कंप्यूटर के ये सारे नोट्स अवश्य बना लें। ठीक है, तो आपको ऑन द टाइम जो है आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप चलते चलते एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें कंपाइलर पूछा गया था। अब की जो 85th क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है असेंबलर का क्या कार्य है। असेंबलर क्या करता है? आपसे ऑप्शन दे रहे हैं, बेसिक भाषा को मशीनी भाषा में, यंत्र भाषा अर्थात मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, क्या ऐसा है? या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। दोस्तों ये तो कंपाइलर का काम होता है, ये तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना तो कंपाइलर का काम होता है। और अगला है असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबलर का काम क्या है? असेंबली जो लैंग्वेज होती है उसको मशीनी भाषा में परिवर्तित करना ही असेंबलर का कार्य होता है। अब देखिए दोस्तों, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। जो आपका कंपाइलर होता है वो क्या कंपाइल करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करता है। क्या करता है? कंपाइल करता है, वो करता है कंपाइल। तो उसका ये कौन होता है? इसको कंपाइलर बोलते हैं। और यदि असेंबली लैंग्वेज को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना होता है तो वो असेंबलर का काम होता है। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन होगा एक वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन निकल कर आता है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है, कला से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, खेल से संबंधित है, अथवा नृत्य से संबंधित है। दोस्तों, एक तो बात ये हो गई कि आप किस चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं। आप कंप्यूटर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली कंप्यूटर से ही संबंधित ये है। लेकिन एक और मैं आपको इससे जुड़ी जानकारी बता देना चाहता हूं कि स्पैम का मतलब होता है अनवांटेड कोई भी चीज आपके
किसी स्टोरेज डिवाइस या किसी इंटरनेट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आपके पास पहुंचती है, ठीक है ना। तो जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जो सॉफ्टवेयर या जो भी एक नोटिफिकेशन आपको बार बार परेशान करता है किसी अपने फायदे के लिए, वो जो व्यक्ति होता है जो आपको स्पैम भेजता है या वो ऐसे मैसेजेस भेजता है जिनकी ज़रूरत आपको नहीं है, तो उनको आप स्पैम मैसेजेस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, जो भी आपके मोबाइल है, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो डिवाइसेज हैं, उसी से संबंधित होता है शब्द। तो स्पैम का मतलब होता है बिना मेरी इच्छा के आप मुझे परेशान करने के लिए कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं, आप मुझे स्पैम कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग स्पैमिंग करना कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन होगा कंप्यूटर। ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों यहां पर आपका ई ऑप्शन टिक हो जाएगा 87 का। ई ऑप्शन आप टिक करेंगे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। अरिथमेटिक ये सारे अंकीय गणनाओं को लॉजिकली तौर पर समझता है, उनको जो है प्रोसेस करवाता है। किसके थ्रू? ये सीपीयू का ही एक पार्ट होता है ALU। सीपीयू के पार्ट कौन कौन से होते हैं? सीपीयू के मेन जो पार्ट होते हैं कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दो मेन पार्ट होते हैं और यही मेन पार्ट सीपीयू को प्रोसेसिंग कराने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स 88 क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? अर्थात ये जो आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी चीज, कौन सा ऑप्शन जो है सूचना प्रौद्योगिकी में यूज नहीं की जा सकता है, ठीक है ना। अर्थात जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ आपने कभी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त नहीं की होगी या इसका यूज़ नहीं किया जाता है। लॉगिन क्या होता है? जब किसी वेबसाइट पर आप लॉगिन करते हैं, अर्थात कंप्यूटर पर लॉगिन करते हैं, किसी चीज़ पर लॉगिन करना, तो डेफिनेटली ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट होता है। तो ये तो होता है लॉगिन, ये तो, और लेकिन पूछा आपसे क्या गया है, कौन सी चीज नहीं है? तो दोस्तों लॉगिन का यूज तो आईटी में किया जाता है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। मॉडेम का यूज भी किया जाता है किस चीज में? इंटरनेट को देखने, इंटरनेट को चलाने में। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक डिवाइस होती है जिसमें टेलीफोन लाइन को इंसर्ट करके आप उसमें टेलीफोन से जो डेटा सिग्नल्स होते हैं उनको आप यूज करके इंटरनेट का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। पासवर्ड भी आप किसी डिवाइस वगैरह में डालते हैं सिक्योरिटी के लिए, वो ताकि आपकी इंफॉर्मेशन या उसमें जो भी डेटा है उसको कोई ना हैक कर ले। और अगला जो ऑप्शन होता है पिनाका, ठीक है ना। तो पिनाका नहीं यूज कभी किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो मेन जो ऑप्शन होगा जिसको आप टिक करेंगे वो आपका पिनाका होगा, ठीक है। तो पिनाका सूचना प्रौद्योगिकी का कोई वर्ड नहीं है, तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाद बाकी ये सारे ऑप्शन आपके आईटी में आते ही है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं तो पिनाका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एकीकृत परिपथ, अर्थात इसका जो शॉर्ट फॉर्म लिख के इन्होंने दिया है आईसी को बोलते हैं फुल फॉर्म में इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है? दोस्तों 89th क्वेश्चन है। तो जब आईसी बनी थी, आईसी से पहले हमारे पास जो भी कंप्यूटर्स बने होते थे उनमें ज़्यादा इतने एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज़ नहीं किया जाता था, तो वो सब सेकेंड पीढ़ी तक के थे, द्वितीय पीढ़ी तक के था। लेकिन जब आईसी बनी तो उसने तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरीकृत जमाने को जन्म दे दिया था। तो दोस्तों जब आईसी का आविष्कार के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप तृतीय पीढ़ी में ही, यानी कि थर्ड पीढ़ी का जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें आईसी का यूज़ किया गया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं आईसी के आविष्कार से थर्ड जनरेशन का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो 90 क्वेश्चन है, 90वां, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव। अवयव का मतलब होता है घटक या कंपोनेंट। चतुर्थ पीढ़ी में सबसे इंपॉर्टेंट रूप से क्या चीज थी इनमें से? ट्रांजिस्टर्स, वृहद एकीकृत परिपथ अर्थात मतलब कि बड़ा इंटीग्रेटेड सर्किट, या केवल इंटीग्रेटेड सर्किट, या वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर एक दोनों प्रकार के आईसीज और निर्वात नलिकाएं।
90 में आप सभी लोग देखेंगे जब आईसी का यूज किया गया था तो वो 3rd जनरेशन को उसने जन्म दिया था। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव कौन सा था, तो 3rd में एकीकृत यानी कि आईसी का यूज किया गया था, 4th में बड़ी आईसी का यूज किया गया था, ठीक है ना। तो वृहद तौर पर उसका जो है आईसी एकीकृत परिपथ, तो आपका ऑप्शन चतुर्थ के लिए ये सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, जो कि हम नॉर्मली अपने यूज में लाते हैं। 91वां क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। तो इसमें देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ये आपने देखा होगा। एनालॉग क्या होता है, जो भी एनालॉग सिग्नल्स को लेता है। आपने देखा होगा कभी हॉस्पिटल्स में है, कहीं पर भी इस प्रकार से करके सिग्नल्स वगैरह आते हैं, हार्ट बीट के सिग्नल्स होते हैं, तो ये एनालॉग कंप्यूटर होता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, कोई भी डिजिट के फॉर्म में, नंबर और उसके फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर ये अलग चीजें हैं, लेकिन सामान्य रूप से हमारे घरों में डिजिटल कंप्यूटर ही होता है। डिजिटल कंप्यूटर या तो आपका डेस्कटॉप होगा, या आपके पास लैपटॉप होगा, या आपके पास इवन आपका मोबाइल सिस्टम है, वो भी एक डिजिटल कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो सामान्य रूप से जो प्रयुक्त किया जाता है, सामान्य रूप अर्थात बिना किसी एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट है उसके लिए आप एनालॉग की ज़रूरत नहीं उसके लिए आपको पड़ेगी, क्योंकि एनालॉग में आप स्पेशल चीज़ ही आप कर पाओगे। डिजिटल कंप्यूटर में आप लगभग हर प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं और सामान्य रूप से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन बनकर आ रहा है वो है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। देखिए वायरस अलग चीज़ है और कंप्यूटर वायरस एक होता है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटेंजिबल और आप उसको ना देखे जाने वाला वो कंपोनेंट होता है। तो दिखाई देने वाले को मैं यहाँ पर इसको करेक्ट करूँगा, भारत में सर्वप्रथम पाया जाने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, ठीक है। तो 92nd क्वेश्चन है, इसमें आप इसको टिक करेंगे सी ब्रेन, ठीक है। तो सी ब्रेन ही भारत में सबसे पहला जो वायरस था वो इसने जो है अपने आप को फैलाया था कंप्यूटर सिस्टम्स में। ERNET अर्नेट क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप मार्क कर लीजिएगा। अर्नेट क्या है, दूरदर्शन का एक धारावाहिक है, या विश्व टेबल टेनिस में प्रयोग किए जाने वाला नेट है, या एक कंप्यूटर नेटवर्क है, या कोयले खदान का नाम है। डेफिनेटली ये कंप्यूटर नेटवर्क ही है, ठीक है ना। अर्नेट कई प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क हैं, अर्पानेट, सेपानेट, अर्नेट, तो ये एक तरह से कंप्यूटर नेटवर्क ही होता है, ठीक है। अगला 94th क्वेश्चन है, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो इस सुविधा को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए इंटरनेट के थ्रू मैसेज भेजने को क्या कहा जाता है, साइबर स्पेस नहीं, निकनेट नहीं, एक नेट होता है, ईमेल या आईनेट। डेफिनेटली आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से ही जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, ईमेल क्या होता है, ईमेल आपने देखा होगा आपके मोबाइल फोन्स में या आपके कंप्यूटर्स में जीमेल पड़ा होता है, ठीक है, रेडिफ मेल पड़ा होता है, याहू मेल पड़ा होता है। तो ये क्या है, ईमेल के सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि इस सुविधा को यूज कराने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे कि जीमेल, जीमेल क्या होता है, जीमेल के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। आपका जब डेटा ऑन होता है या जब आप उसको नेट कनेक्शन देते हैं तो आप एक अपने ईमेल एड्रेस से दूसरे व्यक्ति के ईमेल एड्रेस पर कोई भी टेक्स्ट या मैसेजेस या इमेजेस या वीडियोस को भेज सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट का उपयोग जब संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो इसी चीज़ का जो दूसरा नाम होता है उसको हम लोग ईमेल के नाम से जानते हैं। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक भी करें, और वीडियो देखने के बाद इसको पूरी तरह से शेयर भी कर दें। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम के ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप्स होते हैं, आप उसमें इसको शेयर कर दीजिए। 94th क्वेश्चन मैंने आपको बताया ईमेल, ठीक है। 95th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रदेश है भारत में नवनिर्मित एक राज्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक जंगल का नाम, कंप्यूटर भाषा, या उत्तराखंड का संभावित नाम। दोस्तों प्रदेश एक कंप्यूटर भाषा ही है, ठीक है, स्टेट, प्रदेश।
अगला 96, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या चीज नहीं है, क्या चीज नहीं पाई जाती थी या क्या चीज नहीं पाई जाती है? बोली की पहचान करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अत्यधिक एकीकरण और वैक्यूम ट्यूब्स या निर्वात ट्यूब। दोस्तों 96 क्वेश्चन है, आप सभी लोग देखेंगे वैक्यूम ट्यूब्स का इसमें अभाव होता है, ठीक है ना। तो बाद बाकी ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। तो अगला क्वेश्चन जो 97वां क्वेश्चन आ रहा है वो है आधुनिक जो आजकल के जो डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं जो सामान्यतः आप अपने घरों में नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। तो जो आजकल जो मॉडर्न जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उसमें किस किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना या इनमें से कोई नहीं। 97वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर होता है उसमें आप बाइनरी द्विआधारी नंबर सिस्टम को ही अर्थात बाइनरी डिजिट सिस्टम को ही आप यूज करते हैं। बाइनरी क्या होता है मैंने आपको बताया, 0 और 1 से रिलेटेड, जिसमें केवल 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1 को ही समझता है, तो इसी को आप द्विआधारी अंक पद्धति कहते हैं। 98वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माउस के जैसा कार्य करता है? क्या कीबोर्ड को माउस जैसे आप यूज कर सकते हैं? क्या स्कैनर को आप माउस के तरीके से आप यूज कर सकते हैं? क्या आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो आइकॉन्स होते हैं या मोबाइल पर आइकॉन्स होते हैं क्या उसको माउस की तरह से यूज करते हैं? या ट्रैक बॉल? तो दोस्तों ट्रैक बॉल को ही माउस के जैसे यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। ट्रैक बॉल और कुछ नहीं, केवल एक स्टिक होती है और या आप किसी भी तरह से मान लो और इसके नीचे एक बॉल जैसी पड़ी, तो जब आप इस स्टिक को मूव कराते हैं आगे या पीछे तो ये बॉल अंदर की ओर रोटेट होती है, जिस तरफ भी रोटेट होती है उसी तरफ ये स्क्रॉल करता है, ठीक है ना। आप इसको माउस की तरह से भी यूज कर सकते हो। खासकर इसका प्रयोग जो होता है स्पेशल टाइप ऑफ वर्क्स में होता है, जैसे कि आप गेमिंग कर रहे हैं या आपको कोई अदर स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, हालांकि आप पूरी तरह से इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जगह पर आप ट्रैक पैड यूज कर सकते हैं। आजकल लैपटॉप्स में टच पैड आ गया है, ट्रैक पैड जिसको बोलते हैं, और मोबाइल में तो पूरी की पूरी टच स्क्रीन ही आ गई हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रैक बॉल काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इनमें से ट्रैक बॉल को ही माउस की तरह से यूज़ कर सकते हैं। हालांकि माउस की तरह से यूज़ करने वाले आपके टच बोर्ड भी होता है, ट्रैक पैड जिसको आप बोलते हैं, और जो आपके पास जॉयस्टिक होती है वो भी उसी तरह से वर्क कर सकती है, ठीक है। तो ये एक सब इनपुट डिवाइसेस हैं। फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन आता है, लॉजिक गेट क्या है? 99वां क्वेश्चन है लॉजिक गेट। तो दोस्तों लॉजिक गेट जो होता है एक सर्किट होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लॉजिक को कंफर्म करता है, तो इसको लॉजिक गेट के नाम से कहा जाता है। लॉजिक गेट कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, कोई सीडी नहीं होती है, कोई गेम नहीं होता है, ये कंप्यूटर में एक सर्किट होता है जो कि प्रोग्राम्स को जो एल्गोरिदम में यूज कराता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो 100वां क्वेश्चन है और हमारे वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन भी है वो है टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स टैली सॉफ्टवेयर के लिए 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर आते हैं। तो डीटीपी इसमें पहला ऑप्शन दिया है। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपको कोई बैनर बनवाना होता है तो आप कुछ कंटेंट अपने एक पेज पर लिखकर आप उस व्यक्ति को दे देते हैं कि आप उससे कहते हैं कि भैया मुझे एक बैनर बनवाना है, तो वो एडोबी फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ के थ्रू आपके जो है उस जो पूरी चीज़ को है पब्लिश कराता है कंप्यूटर के थ्रू। वो उसमें आप का पूरा मटेरियल तैयार किया जाता है और फिर आपको प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू उसको प्रिंट आउट कराया जाता है किसी फ्लैक्स पर या किसी बैनर पर या किसी चीज़ पर, ठीक है। तो वो डीटीपी सॉफ्टवेयर के तहत ही किया जाता है। संचार तो एक कम्युनिकेशन होता है, नेटवर्किंग भी एक नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का, और टैली जो सॉफ्टवेयर होता है उसका प्रयोग अकाउंटिंग सिस्टम्स के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है या आपको जर्नल्स क्रिएट करने हैं, आपको ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाना है, तो टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी तरह से आप काफ़ी आसानी से उस अकाउंटिंग के जो चीज़ें हैं, जो काफ़ी बहुत टिपिकल चीज़ें होती हैं जिनमें एक अंक को भी आपको ध्यान रखना होता है, उसको टैली बहुत अच्छे से बहुत इफिशिएंटली उसको कर सकता है आपके लिए। तो टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही होता है।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ आप इतना काम मेरे कहने पर कर दीजिए। तो दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञान प्लांट चैनल के साथ बने रहने के लिए। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।